जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे लवकुश वंशज आए हैं, तुम कम और जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के नेता और बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के नेता और अति पिछड़ा की आवाज भाई हरी सानी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई मित्र साथी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, महामंत्री आदरणीय ललन मंडल जी, और आज मैं स्वागत करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रगति मेहता जी का भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। प्रभुवन निषाद जी का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में कि आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। युगल किशोर राय जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। विजेंद्र कुमार पिंटू जी, देव कुमार जी, नवल मंडल जी, अर्जुन मंडल जी, उल्लास महतो जी, राकेश ताती जी, गौतम आजाद जी, रघुवीर प्रसाद जी, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम, और नीतीश बाबू ने लवकुश 1994 में बना था। नीतीश बाबू को 5 बार, एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने। साथियों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे, इस संकल्प के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। साथियों, हम आपके सहयोग की जरूरत है। यहां बैठे हैं आदरणीय प्रणव यादव जी, जो लगातार मुंगेर में विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। साथियों, आज साथियों क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा करती है, लालू प्रसाद जी को करती है, लेकिन दूसरे तरफ आरक्षण का रोल समझिए। लालू जी रोज हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा, लेकिन आप पूछिएगा, कभी कोई राजद के कार्यकर्ता आपके बीच में आते होंगे। लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को। साथी, एक वर्ग नहीं जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। साथी, लेकिन जब जब भाजपा का आरक्षण का मॉडल आया, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदे कर्पूरी ठाकुर जी का राज हो, तब भी जो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी भाजपा जनसंघ सहयोग कर रही थी। मंडल कमीशन आया। साथियों, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा ही देश का सेक्रेटरी है। इसके लिए कौन पाप किया? इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया। इसके लिए पाप किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। यदि इन लोगों ने आरक्षण आज से 50 साल पहले दिया होता, तो आज देश में सेक्रेटरी आधा से अधिक ओबीसी समाज से होता। तो आज कांग्रेस पार्टी कितने चीजों के लिए माफी मांगेगी और कितने पाप को कहेगा? आज यदि देश विकसित नहीं हुआ, उसके भी दोषी कांग्रेस पार्टी है। साथियों, इसलिए साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है। आरक्षण किसको देना है? जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है। जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से
उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी। यही है आरक्षण मॉडल साथियों। लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है, अपने घर, किसी का दूसरा नहीं, कोई समाज की चिंता नहीं है साथी। और मैं तो स्वयं लवकुश समाज से आता हूं साथी, और 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन में अभी आप बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कोई भगत आए, हमको भी एक भव्य राम मंदिर की ओर ले जाए। 450 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन समाज लड़ता रहा। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लड़ते रहे। और भाजपा ने जब 1989 के बाद संकल्प लिया कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रोज हम लोगों से पूछा जाता था चुनाव में कि राम मंदिर वहीं बनेगा, और भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आज साथियों, हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य और इस भारत के जो भगवान है प्रभु श्री राम, उनका 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। मैं प्रगति जी और पूरी टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। आज लवकुश समाज जिस तरह लगातार बिहार में भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट झलकता है कि जो प्रभु श्री राम को लाया है उसी के साथ लवकुश समाज जाने का काम करेगा साथी। इसलिए मैं सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण किया। भाजपा को श्रेष्ठ बनाना है, और एक गारंटी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है, इस देश में जो गरीबों को लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी गारंटी भी स्पष्ट है साथियों, ये जो बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इनको यदि इनसे अपराधियों से मुक्ति चाहते हैं, एक बार भाजपा की सरकार दीजिए, या तो वो नेपाल में दिखेगा, नहीं तो अपराधी मुक्त बिहार बनेगा साहब। कुछ नहीं हो सकता है। बिहार को आगे बढ़ाना है तो अपराधी मुक्त बनाना पड़ेगा, तभी बिहार में सुशासन स्थापित हो पाएगा। आज 2,61,000 करोड़ का बजट है साथी, और मात्र 32,000 करोड़ हमारा राजस्व है। आप सोचिए, बड़े भाई, छोटे भाई ने जो 15 साल तक लालू जी ने कीचड़ फैलाया, और 18 साल से नीतीश बाबू अब कीचड़ फैला रहे हैं, अब दोनों को 33 साल हो गया। 33 साल में 32,000 करोड़, मात्र 32,000 करोड़, 2,61,000 करोड़ में 32,000 करोड़ सिर्फ बिहार देता है। 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है सर। इसलिए जो 33 वर्षों का लालू और नीतीश का कीचड़ है, अब उस कीचड़ में भाजपा का कमल खिलाने का काम कीजिए साथियों, यही आग्रह करें। इसलिए आज सभी लोगों ने जो भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है, सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। को बदला, और आज सूरत, जब पिछले बार हमको 12 सीट मिला था पूरे उस जिले में, और पिछले चुनाव में जब ये 2022 में चुनाव हो रहा था, 23 में, तो आप समझिए कि वहां हमको 18 सीट में 17 सीट जीतने का काम वहां की जनता ने कराने का काम। लोग कहते हैं कि पहले हमारा पैसा फंस जाता था, अब पैसा नहीं फंसता है, अब पूर्ण रूप से पैसा पहले प्राप्त होता है। कोई ब्लैक मार्केटिंग का हेडेक खत्म हो गया, और 3 तरह के जो टैक्स लाए गए, जीएसटी और सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स, उससे स्पष्ट हो गया हम जो बिहार के लोग थे, पहले दुनिया में हमारा कोई महत्व नहीं था, हिंदुस्तान में महत्व नहीं था, हमको मार्केट लोग घुसता नहीं था, क्योंकि वहां से टैक्स लेके आता था। पहले जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग होता था वहीं टैक्स पहले देना पड़ता था, और रास्ते में बैठ के माध्यम से आप देखते थे कि हजारों गाड़ियां खड़ी रहती थी बॉर्डर पर
कि वैट का पैसा वसूला जाएगा तब फिर आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, एंट्री देना पड़ेगा। पूरा सेल टैक्स डिपार्टमेंट इसी गोरख धंधे में लगा रहा था। आज एक जगह से पूरे चीजों को क्लिक कीजिए और व्हाइट कॉलर से पूरे बिजनेस को खड़ा करने का काम किया। इसलिए साथियों, ये रिफॉर्म्स है और वाणिज्य प्रकोष्ठ के लोगों से हम आग्रह यही करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो बहुत से काम किए हैं और देश आगे बढ़ा। आज अमेरिका जैसा देश भी पीछे चल रहा है, जिसने 200 वर्षों तक हम पे राज किया अंग्रेजों ने, वो भी पीछे चल रहा है। रसिया लड़कर मर रहा है, लेकिन भारत विकसित हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। उसका कारण है कि हमारे जो व्यावसायिक वर्ग हैं, व्यापारी लोग हैं, इन लोग टैक्स देकर इस देश को खड़ा कर रहे हैं। आज समझिए, जिस देश में प्रत्येक महीना 50,000 करोड़ रुपया भी वैट के माध्यम से, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से देश में नहीं आता था, आज 2 लाख करोड़ रुपया, 1,83,000 करोड़ रुपया भारत के व्यापारी वर्ग इस देश को बड़ा करने में देने का काम कर। यह पूरा गोरख धंधा हो गया था, क्योंकि ऑफिसर आपसे पैसा लेते थे। जो पूरी व्यवस्था था, गैंग था, उसको पैसा देना पड़ता था। यह पूरी संरचना बदली है। आज कोरोना के मार के बाद भी हम दुनिया में खड़े हैं। लोग पूछता है भारत कैसे खड़ा हो रहा है। आज यदि जनधन अकाउंट नरेंद्र मोदी जी ने नहीं खोला होता, जीएसटी लागू नहीं किया होता, तो भारत बचता क्या? भारत भी खत्म हो गया होता, तहस नहस हो गया होता। इसलिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। और लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, ना दुनिया के डिप्लोमेसी को ठीक कर पाएंगे और ना दुनिया में आर्थिक स्थिति पे खड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब सत्ता में आई तो हम 11वें स्थान पर आर्थिक तौर पर थे। दुनिया के इकोनॉमी में हम 11वें स्थान पर थे और आज नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के बाद हम 5वें स्थान पर आ गए। कुछ दिनों में 4थे स्थान पर चले गए। और आपका आशीर्वाद यदि प्राप्त हुआ 2024 के चुनाव में, तो फिर नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि पहले 3 में भारत को लाकर खड़ा करना है दुनिया के इकोनॉमी में। और साथियों, आज डिप्लोमेसी देखिए, दुनिया में क्या है? भारतीय होना गौरव का विषय हो गया। भारतीय पासपोर्ट यदि आपके पास है तो दुनिया में आप जाते थे पहले तो लोग, कोई समझता नहीं था कि भारत के लोग कैसे हैं। आज लोग मोदी जी को देखकर, एक मजबूत नेतृत्व को देखकर, भारत श्रेष्ठ बन रहा है इसको देखकर, भारत लगातार प्रगति की ओर खड़ा है इसके लिए सोचकर, और साथ ही साथ भारत को आर्थिक रूप से खड़ा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आप देखेंगे, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही थी और भारतीय लोग, जब कहा गया कि हमारे बच्चे को वापस लाना है, तो जब वापस लाने का काम शुरुआत किया गया तो कहा क्या किया गया? रसिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम बच्चों को कैसे पहचानेंगे कि वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं? तो कहा तिरंगा दिखा देगा बच्चा, उसको हम भारतीय घोषित कर देंगे। हम भारत के लोग तो लौट कर आए, पाकिस्तानी भी तिरंगा झंडा दिखाकर वो घर को पहुंचने का काम किया। ये है भारत। आज भारत बढ़ रहा है साथ, लेकिन हम प्रकोष्ठ के लोगों को एक काम जरूर देना चाहते हैं। आप अपने पूरे क्षेत्रीय प्रभारियों के माध्यम से बिहार जो हमारा 13 क्षेत्र में बटा है और 13 क्षेत्रों में सभी शहरों में यह सर्वे कराने का काम कीजिए और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, जीएसटी में और क्या दिक्कतें आ रही है लोगों, और आर्थिक रूप से कैसे भारत और बिहार बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों, और 2,61,000 करोड़ में बिहार जैसे प्रदेश में मात्र 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू है, मात्र 32,000 करोड़। और 32,000 करोड़ से बिहार नहीं बदल सकता, इसलिए हमको इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी।
बिहार में रेवेन्यू मॉडल लाना पड़ेगा, बिहार कैसे व्यवस्थित हो इसकी चिंता करना पड़ेगा। और एक तो बड़ा भाग आजकल जो मुख्यमंत्री जी है, पहले कहते थे कि हम शराब हमने बंद कर दिया, लेकिन साथियों ये समझिए कि जितना आपका 32,000 करोड़ का रेवेन्यू आपका पूरे बिहार का है, उतना तो 60,000 करोड़ रुपया माफियाओं के पास चला जा रहा है, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो या जमीन माफिया हो। जितनी राशि हमको उपलब्ध नहीं होती है उतना माफियाओं के पास चला जाता है। इसलिए एक गारंटी जिस तरह मोदी जी का स्पष्ट है, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो गरीबों को लूटने वाले हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि उसको जेल जाना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई होते रहेगी। और एक भारतीय जनता प्रदेश की भी गारंटी है, जो आप वाणिज्य प्रकोष्ठ के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि जो अपराधी आपको तंग करता है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, एक बार भाजपा की बिहार में सरकार बनाई साथी। जिस तरह हमने कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार का मुख्यमंत्री 2-2 बार जनसंघ के लोगों ने बनाया, लालू प्रसाद जी को भी हल्दी लगाने का काम 39 विधायकों के भाजपा ने बनाने का काम किया, नीतीश कुमार जी को 5 बार बनाया साथी। एक बार भाजपा को बनाइए। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे वाणिज्य प्रकोष्ठ या जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको तंग करने वाले को या तो नेपाल भगा दिया जाएगा, नहीं तो गया मिट्टी में डाल देने का काम किया। कोई अपराधी नहीं दिख सकता है, और जहां अपराध होगा वहां कभी व्यापार नहीं हो सकता। अपराध के साए में कभी व्यापार नहीं हो सकता, गुंडा राज में कभी व्यापार नहीं हो सकता, अपराधीकरण से कभी व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए बिहार को विकसित बनाना है और संकल्प लीजिए, आप नीचे दिक्कतें को समझिए और एक एक इलाका, पटना हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो, ये जो बड़े शहर है, इसके लिए एक टीम बनाइए। जो हमारे अनुमंडल स्तर पर हमारे बाजार हैं, उनके साथ वार्ता कीजिए। जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं, उनके साथ अलग वार्ता कीजिए। और एकदम स्टेज वाइज आप कैसे बिहार को विकसित करने का प्लान सोचते हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और अभी का जो मुद्दा आएगा भारत सरकार से जुड़ा हुआ, यदि 2 महीने के अंदर कोई आप सर्वे कराकर आप लोग देते हैं, आप अपने कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से, कि जो भारत सरकार की जीएसटी है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो इन चीजों को हम लोग प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरूर देने का काम करेंगे, जिससे कि बिहार के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको आसानी से सारी चीज काम करने का मौका मिल सके। इसलिए भारत बढ़े, बिहार बढ़े। और मेरी पूरी शुभकामना है वाणिज्य प्रकोष्ठ के सभी साथियों को, प्रोफेसर जगन्नाथ गुप्ता जी को, योगेंद्र शर्मा जी को, महेश पंसारी जी को, नितिन जी को, पवन जी को और कई साथी जो इस पूरे टीम में हैं, सब लोग मिलकर पूरे उत्सव के साथ अगले 2 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम चलाएं। आपको क्या भारत सरकार के घोषणा पत्र में डलवाना चाहिए भाजपा के, उसमें आप लोग सहयोग करें। और साथ ही साथ बिहार की कल्पना क्या हो सकती है, बिहार में कैसे जीएसटी को और सरजमीन तक पहुंचाने का काम कर सके। जो टैक्स की चोरी हो रही है, व्यापारी को भी उतना लॉस हो ही जाता है, तो सरकार को देकर व्हाइट कॉलर रहना ये ज्यादा अच्छी चीज है। इसलिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करते हुए मेरी शुभकामना है कि वाणिज्य प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने में, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में, और अभी भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। सभी लोग उसमें चलकर भव्य राम मंदिर में पूजा भी करें और पूरे बिहार से लोग जो जाए उसकी कैसे चिंता हो, वहां रहने का, खाने का, सारे चीजों पर फोकस करते हुए वाणिज्य प्रकोष्ठ से सारी चीजों की तैयारी भी करे। मेरी पूरी शुभकामना है कि वाणिज्य प्रकोष्ठ पूरी तरह बिहार को समृद्धि और भारत को समृद्ध बनाने में पूरा योगदान देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र जी,
सह संयोजक महेश पंसारी जी, नितिन कुमार रिंकू जी, पवन जायसवाल जी, राजेश्वर प्रसाद राजेश जी, इंद्रभान सिंह जी, मुरारी चंद्रवंशी जी, संजीव कुमार पाल जी। वाणिज्य प्रकोष्ठ में कोषाध्यक्ष रहे ना रहे, सब कोष वाले ही। तो कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता जी और पूरी टीम आज वाणिज्य प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, वाणिज्य प्रकोष्ठ का समाज में एक बड़ा योगदान है सर, और हमको लोगों को बताना भी चाहिए कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत क्या है। हम जब वाणिज्य प्रकोष्ठ के माध्यम से व्यापारी लोगों से मिलने का काम करते हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों से मिलते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, सपना तो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था इस देश में जीएसटी का। 2002-03 में इसकी कल्पना शुरुआत की थी। लंबा समय लगा, 10 साल तक यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार इसको फाइल को बंद करके छोड़ने का काम किया और हिम्मत नहीं जुटा पाए। कष्ट हुआ, मैं बता रहा हूं। शुरुआती दौर में जब जीएसटी लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे कई साथियों को कष्ट भी हुआ और हम लोग कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत को बनाने में कई बार अपने लोगों को भी हम दुख देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी झुकते नहीं है, रुकते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं एक बार आज जीएसटी लागू हो गया, पूरे देश में खुशहाली आ गई और पूरा बिजनेस खड़ा हो गया सर। आज पूरा दुनिया बर्बाद हो गया। आप पैसा भी देते थे, सरकार को टैक्स भी देते थे, और इसके बावजूद आपका महत्व नहीं होता था। जीएसटी के पहले क्योंकि मुंह नहीं मिलाने के कारण लोग ब्लैक मार्केटिंग के धंधे में रहते थे और जिसके चलते लोगों को नुकसान होता था। और जीएसटी के पहले तो आपको पता ही होगा कि एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 3.5% अलग से सरकार को देना पड़ता था। ये सारी व्यवस्था की संरचना को बदलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और हम गए थे। हमको याद है 2017-18 के चुनाव में जब हम लोग सूरत पहुंचे तो लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब क्योंकि वहां साड़ी का व्यापार, वहां कपड़े का व्यापार और वहां हीरा का व्यापार, पूर्ण रूप से लोग वैट के माध्यम से पैसा बचाने का काम करते थे और उसमें ब्लैक मार्केटिंग होता था। लेकिन